Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम कवर करने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर का पर्टिकुलर सेक्शन जो कि आपका एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन जो कि 1 दिसंबर से स्टार्ट होने जा रहा है, उसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और अभी जो आपके एग्ज़ाम्स हुए हैं, लाइक अभी आपका रिसेंटली सीपीओ का एग्ज़ाम हुआ है, स्टेनो का एग्ज़ाम हुआ है। अगर आप इसमें ऑब्जर्व करोगे तो जो 20 से लेकर के 25% क्वेश्चंस हैं वो सीधे के सीधे आर्ट एंड कल्चर से ही रिलेटेड है। इसका मतलब समझ रहे हो आप, यानी कि हर 5 या हर 4 में से एक क्वेश्चन आपका आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है। तो यानी कि एक काइंड ऑफ आर्ट एंड कल्चर पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं कोशिश करूँ, अब मैंने आपको, अगर आपने सबसे पहले तो जीके पनेशा सीरीज़ 1.2 और 2.2 कंप्लीट नहीं किए तो जाके उसको कंप्लीट कर लो चुपचाप से, क्योंकि उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, यानी कि जो और एडिशनल चीज़ें एग्जाम में देखने को मिल रही हैं, वो मैं इसमें कवर कराऊंगा। बाकी मोस्ट ऑफ द थिंग्स मैंने ऑलरेडी कवर करा रखी हैं, ठीक है। तो कोशिश करते हैं कि हम सारी की सारी चीज़ों को एक काइंड ऑफ निपटा लें कम से कम टाइम में, ठीक है। तो जो पुराने बच्चे हैं उनको सारी की सारी चीज़ें पता ही होंगी, और अगर जो नए बच्चे हैं तो आपको पता चलेगा हम जीके पनेशिया में किस तरीके से चीज़ों को कवर कर रहे होते हैं। तो अब आपको शांति से बैठ के एक पेन और पेपर उठाना है, मैं जो भी चीज़ें बताऊंगा उनको नोट डाउन करते जाना। इवन मैं पीडीएफ भी दे दूंगा, लेकिन पीडीएफ के सहारे मत बैठना, कोशिश करो कि अपने खुद के नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। मेंस में भी काम आएगा, ये पीडीएफ तो बेकार की चीज़ें होती हैं, ठीक है। चलो खैर, आर्ट एंड कल्चर करने वाले हैं सब, ठीक है, ये इस पे अभी हम आएंगे। सबसे पहले तो हम अभी आज के मतलब स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, तो आपके जो भी अभी स्टेनो और सीपीओ का एग्जाम हुआ है तो उसमें किस तरीके के क्या क्या क्वेश्चंस बने हैं, उनसे रिलेटेड जो भी डिटेल्ड आपका चीज़ें बनती हैं और क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सभी देखेंगे। आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पता होगा, तो बस स्टार्ट करते हैं। और कई सारी चीज़ें अभी मैं आपको दूंगा, एक अलग से क्विज भी दूंगा, यानी कि जो सेक्शन, जो एक आपका म्यूजिशियन से रिलेटेड उनके जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हो गए उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, वो पूरा का पूरा ज्ञान भी एक साइड से दे दूंगा। वो भी आपका जो है इसमें कवर हो जाएगा। जब आर्ट एंड कल्चर बोलता हूँ ना, तो उसमें ये डांसर हो गया, आपका बिल्डिंग्स हो गए, या फिर मॉन्यूमेंट्स हो गए, या फिर एडिक्ट्स हो गए, या फिर आपका जो भी फेस्टिवल्स हो गए, फेस्टिवल कौन से हिंदू मंथ में होता है, या फिर आपका फोल्क डांसेस हो गए, क्लासिकल डांसेस हो गए, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हमारी संस्कृति से रिलेटेड है ना, ये किस में आ जाता है, आर्ट एंड कल्चर में, ठीक है। इतना सा तो ज्ञान होगा। चलो, अब शुरू करते हैं यार। और देखो, अपने जो सेशंस है ना वो बहुत कम होते हैं, आपने देखा होगा जो क्वांटिटी है वो बहुत कम है, बट जो उसके अंदर क्वालिटी होती है ना वो बहुत जोरदार है। तो इस चीज़ को आप समझिए, ये मत सोचना कि सर आप बहुत कम सेशंस देते हो, ज़्यादा से ज़्यादा सेशन कराओ। आप अगर देखोगे ना, मेरा एक एक सेशन बाकी सबके 4-4 5-5 सेशन के इक्वलेंट होता है। बाकी ठीक है, खैर क्या ही बोलूँ। अब आगे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द हिंदू मंथ ऑफ फाल्गुन, ठीक है। तो देखो, अब आपको ना कई बच्चे बोलते हैं कि सर हम ये हिंदू मंथ किस किस के याद रखें। देखो, जो भी फेस्टिवल होते हैं ना, जैसे कि आपका क्रिसमस हो गया, ब्लैक फ्राइडे हो गया, तो ये जो भी वेस्टर्न फेस्टिवल्स हैं, ये तो सारे के सारे होते हैं आपका जो भी कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग, यानी कि ये मंथ के जो भी आपका नवंबर है, दिसंबर है, या फिर जनवरी है, तो इनकी स्पेसिफिक डेट होती है। लेकिन जो हमारे हिंदू फेस्टिवल है ना मेन, ये देखो, ये चारों के चारों जो लिखे हैं सारे के सारे मेन है, और यहीं से क्वेश्चंस बनेंगे। चारों फेस्टिवल के आपको हिंदू मंथ पता होना चाहिए, इनके बारे में बेसिक बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि हम इन्हें कौन से मंथ में मनाते हैं, क्यों मनाते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा देखने को मिले रिसेंट एग्जाम्स में। आप, मैंने आपको, अगर आपको याद हो, पनेशिया सीरीज में कई बार बोला है कि DSSB में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। DSSB के जो क्वेश्चन है ना, वो रिपीटेड देखने को मिले हैं स्टेनोग्राफर और सीपीओ में, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ जो भी मैं आपको बता रहा हूँ उसको कवर करना ही करना है। नाउ, अगर मैं आपसे बात करता हूँ, मैं एक करके उठाते हैं। सबसे पहले हम दिवाली को उठाते हैं, ठीक है। अगर हम दिवाली की बात करें तो दिवाली मनाई जाती है अमावस को, कार्तिक अमावस्या जो होती है, कार्तिक महीना होता है आपका हिंदू कैलेंडर में। कौन सा महीना होता है, कार्तिक का। और इसमें अमावस्या पड़ती है 15वें दिन, ठीक है, अमावस्या। तो जो अमावस्या होती है कार्तिक महीने की, उसमें हम मनाते हैं दिवाली। और ये जो दिवाली मनाई जाती है, इसी दिन को हम बोलते हैं, कई लोग इसको बोलते हैं नरक चतुर्दशी, ठीक है। तो याद रखिएगा, नरक चतुर्दशी किसको बोलते हैं। तो जो दिवाली होती है ना, बड़ी दिवाली बेसिकली। अच्छा, ये तो आपको ये भी पता होना चाहिए, कई बच्चों को यही नहीं पता कि दिवाली कितने दिन की होती है। तो दिवाली आपकी 5 दिन की होती है। पहले दिन आपका हम मनाते हैं धनतेरस। देखो, ये नोट डाउन कर लो, ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। धनतेरस, या फिर धनतेरस को ही बोला जाता है यम दीपम, ठीक है, यम दीपम। तो कई बार क्वेश्चन में देगा कि यम दीपम दिवाली के कौन से दिन मनाया जाता है। तो पहले दिन मनाया जाता है यम दीपम। दूसरे दिन हम मनाते हैं काली चरदस, ठीक है, काली काली चौदस, ठीक है।
और काली चौदस को ही बोला जाता है छोटी दीपावली, छोटी दीपावली या छोटी दिवाली। फिर तीसरे दिन जो होता है हमारी मेन दिवाली होती है, जिसको हम नरक चतुर्दशी बोलते हैं, या फिर आपका जो लक्ष्मी पूजा की जाती है मेन दिवाली के दिन, यानी कि ये जो होती है ना अमावस्या होती है, इसमें आपने देखा होगा दिवाली के दिन मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, पूरा रात होती है, अंधेरा होता है, अमावस्या का दिन होता है। तो ये आपका दिवाली मनाई जाती है। इसके बाद अगले दिन मनाया जाता है गोवर्धन पूजा, ठीक है। गोवर्धन पूजा होती है, कौन से दिन होती है, तो ये होती है अपनी चौथे दिन गोवर्धन पूजा। और गोवर्धन पूजा को ही बोला जाता है बाली अ, बाली क्या बोलते हैं, बाली प्रभुपद, ठीक है। बाली प्रभुपद बोला जाता है आपका गोवर्धन पूजा को। और फिर अपना फाइनल डे यानी कि जो फिफ्थ डे होता है, इसको मनाया जाता है आपका भाई दूज, ठीक है, भाई दूज। और भाई दूज को मतलब भाई दूज भी मनाते हैं, और कुछ लोग इस दिन मनाते हैं विश्वकर्मा पूजा, ठीक है, विश्वकर्मा पूजा। तो अगर आपसे अब क्वेश्चन यहाँ से आता है कि विश्वकर्मा पूजा हम दिवाली के कौन से दिन मनाते हैं, तो भाई फिफ्थ डे मनाते हैं। भाई दूज कौन से दिन मनाते हैं, फिफ्थ डे मनाते हैं। गोवर्धन पूजा फोर्थ डे होती है, दिवाली थर्ड डे होती है। बेसिकली ये जो दिन होता है ये 15वां दिन होता है कार्तिक का 14th डे होता है, जिस दिन हम अपना काली चौदस मनाते हैं या फिर छोटी दीपावली मनाते हैं। 13th होता है जिस दिन हम धनतेरस मनाते हैं। फिर अपना 16th होता है जिस दिन हम गोवर्धन पूजा करते हैं। और 17th डे को हम कार्तिक महीने के भाई दूज या फिर विश्वकर्मा पूजा कर रहे होते हैं। इतनी आपको कम से कम चीज़ें पता होनी चाहिए दिवाली के बारे में, ठीक है, क्योंकि ये हमारा सबसे मेन त्यौहार में से एक है जो हम मना रहे होते हैं इंडिया में। तो ये चीज़ है ना, दिवाली के बारे में ये तो हो गया। और ठीक है, इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए। अब दशहरा की बात करते हैं। तो दशहरा जो है आपका, ये मनाई जाती है अश्विन के महीने में, ठीक है। जो आपका हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग महीना होता है कौन सा, अश्विन महीना होता है। अश्विन महीने के 10वें दिन मनाई जाती है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। देखो, अश्विन महीने के 15, ज़्यादा ही बड़ा हो गया, वेट। चलो, 15th नहीं, अश्विन महीने के 10th डे आपका मनाया जाता है क्या, दशहरा। और दशहरा के बारे में आपको एक चीज़ और याद रखनी है, ये जो आपका अश्विन महीना है ये कब पड़ता है, ये सितंबर से अक्टूबर के बीच में पड़ता है। क्योंकि ये क्वेश्चन एक आ चुका है कि अश्विन महीना जो होता है आपका ये कैलेंडर है अपना कौन से मंथ के अकॉर्डिंग पड़ता है, तो सितंबर अक्टूबर के अकॉर्डिंगली ये पड़ रहा होता है। और इसके दशहरा क्या है आपका, दुर्गा पूजा के जस्ट बाद मनाई जाती है। दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा ये जो होती है ना दशहरा के पहले वाली, आपको पता होगा दुर्गा पूजा साल में 2 बार मनाई जाती है। तो ये वाली जो दुर्गा पूजा होती है, तो इस बार होती है अपनी नवरात्रि, नवरात्रि। और ये कौन सी वाली नवरात्रि होती है, तो ये शरद नवरात्रि होती है, ठीक है। याद रखिएगा इसको, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी नवरात्रि के बाद दशहरा मनाते हैं, शरद नवरात्रि के बाद हम दशहरा मना रहे होते हैं, ठीक। और नवरात्रि में क्या हुआ, शरद नवरात्रि हम किस ओकेशन पे मनाते हैं, जो महिषासुर डेमन था, महिषासुर ये जो राक्षस था, इसको यहाँ पे दुर्गा जी ने यहाँ पे इसको मार दिया था, ठीक है। इसके इस ओकेशन पे हम नवदुर्गा मना रहे होते हैं, या फिर जिसे हम नवरात्रि बोलते हैं, शरद नवरात्रि, ठीक है। इतनी सी बातें याद रखिएगा, दशहरा के ऊपर सारे क्वेश्चन आ चुके हैं और ये रिपीट होगा, ठीक है। चलो अब क्या है, होली। तो होली तो अब ये इसका राइट आंसर ही हो गया कि फाल्गुन महीने में आपका मनाया जाता है होली। अश्विन महीने में हम क्या मनाते हैं बच्चों, दशहरा मनाते हैं। और कार्तिक महीने में हम मनाते हैं दिवाली। अब बचा अपना महाशिवरात्रि। देखो, महाशिवरात्रि का क्वेश्चन आपका ये आता नहीं है, क्योंकि महाशिवरात्रि के साथ बात क्या है ना, थोड़ा सा नीचे आते हैं। देखो, महाशिवरात्रि में भी अब आपके ना 2 कैलेंडर होते हैं, एक होता है नॉर्थ इंडियन कैलेंडर, नॉर्थ इंडियन कैलेंडर, और एक होता है साउथ इंडियन कैलेंडर। तो इन दोनों में ना महाशिवरात्रि के 2 अलग अलग महीने मनाया जाता है। जैसे कि अगर हम नॉर्थ की बात करें तो इसे हम मनाते हैं फाल्गुन में, इसे हम मनाते हैं फाल्गुन में। और अगर हम साउथ की बात करें, जो साउथ इंडियन कैलेंडर है, इसके अकॉर्डिंग जो है हम इसे माघ में मना रहे होते हैं। तो महाशिवरात्रि में थोड़ा सा यहाँ पे वेरिएशन है, तो इसके क्वेश्चंस भी आपको देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक। अब यहाँ पे दशहरा से एक क्वेश्चन और आपका बनता है कि दशहरा को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। नेपाल में भी दशहरा मनाई जाती है, इसे जाना जाता है दशाई के नाम से, ठीक है। किसके नाम से, दशाई के नाम से दशहरा को यहाँ पे मनाया जाता है, ठीक। ये चीज़ें आपकी यहाँ से क्वेश्चंस इतने ही बनते हैं। और यार, हाँ, एक आपका क्वेश्चन आया था, ये DSSB में ही आया था कि जो होली का त्योहार है,
होली का जो हमारा त्योहार है ये प्री हार्वेस्ट होता है या फिर आपका पोस्ट हार्वेस्ट होता है? तो जो होली का त्योहार है ना ये आपका स्प्रिंग हार्वेस्ट सीजन होता है। जब स्प्रिंग हार्वेस्ट आने वाली होती है उसके पहले आपका मनाया जाता है, यानी कि ये होली एक इंडिकेशन होता है कि अब आपकी जो स्प्रिंग हार्वेस्ट आने वाली है वो अच्छी खासी आएगी, ठीक है? ये चीज़ है। और होली में यहाँ पे किसका वध किया गया था? तो हिरण्यकश्यप का। हिरण्यकश्यप का। तो ये चीज़ें तो आपको आई गेस कि पता होंगी, अगर नहीं पता है ना तो ये आपको पता होना चाहिए था कि भाई हिरण्यकश्यप का यहाँ पे क्या किया था, वध किया था और होलिका बुआ से प्रहलाद को बचाया गया था, तो उसके हम ओकेशन पे होली को मना रहे होते हैं। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो कि आजकल क्वेश्चंस आपके इसके ऊपर बन रहे हैं। एंड होली के ऊपर यार फाल्गुन मंथ में होता है और क्या क्वेश्चन बनता है? हाँ, यार होली के ऊपर एक तो ये बनता है कि अलग-अलग नाम हैं होली के। तो ये आपको 2-4 नाम याद रखने हैं, ये होली के ही अलग-अलग नाम हैं, अलग-अलग जगह इसको अलग-अलग नाम से जाना जाता है। जैसे ही कि एक तो याओसांग, याओसांग भी किस फेस्टिवल का नाम है? होली का ही नाम है। फिर आपका धुलेटी हो गया, ठीक है? धुलेटी, ये भी किस क्या है आपका? होली का ही नाम है धुलेटी, क्लियर है? फिर आपका उकुली, उकुली उकुली भी जो है आपका होली को ही बोलते हैं और एक होता है मंजाल कुली। मंजाल कुली, ये सारे के सारे नाम जो है ना होली के ही हैं, अलग-अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि नेपाल में दशाएँ बोलते हैं दशहरा को, तो ऐसे ही अलग-अलग रीजन में होली को याओसांग बोलते हैं, धुलेटी बोलते हैं, उकुली भी बोलते हैं एंड एक आपका ज़ज़री भी बोलते हैं, ठीक है? ज़ज़री। तो ये कुछ नाम हैं जो कि आपको याद रखने हैं, एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़ नहीं होना, ठीक है? चलो, अगले वाले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ये कहानी आपकी पूरी हो गई। आई होप कि अब आपको ये जो हमारे हिंदू फेस्टिवल हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन अब नहीं अटकेगा। अगला क्वेश्चन है, अली अकबर खान, अ ग्लोबल रिनाउंड म्यूजिशियन, इज फेमस फॉर प्लेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इन द वेस्ट एट द इनविटेशन ऑफ वायलिनिस्ट यहूदी मेहुनिन? ठीक है। अब देखो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन तो ये कवर हो गया। हो सकता है कि अब आपसे अगली बार क्वेश्चन पूछ ले कि जो यहूदी मेनुहिन थे ये कौन से इंस्ट्रूमेंट के म्यूजिशियन थे? तो ये थे वायलिनिस्ट, ठीक है? याद रखिएगा अब इसको। अली अकबर खान, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। अगर हम बात करते हैं सरोद इंस्ट्रूमेंट की, ठीक है? कौन सा इंस्ट्रूमेंट है आपका? सरोद। तो थर्ड वाला ऑप्शन तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो आपको ना ये समझना पड़ेगा कि कौन-कौन से म्यूज़िशियन हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, जो कि आपके एग्ज़ामिनेशन में आ सकते हैं। तो मैं अब आपको जो म्यूज़िशियंस के बारे में ना पहले आपको एक तो इंस्ट्रूमेंट की मुझे बात बतानी पड़ेगी कि इंस्ट्रूमेंट कौन-कौन सा कितने टाइप का होता है, यानी कि कितने टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसमें कौन-कौन से इसके एग्ज़ाम्पल हैं। ये क्वेश्चन भी आता है। दूसरा आपका म्यूज़िशियन से रिलेटेड फिर कि भई कौन-सा इंस्ट्रूमेंट कौन से म्यूज़िशियन से रिलेटेड है। ये 2 चीज़ें जो है इसके 2 एस्पेक्ट होते हैं। दोनों एस्पेक्ट जो है अपने को कवर करने हैं। एक बार तो मैं इनका एक और क्वेश्चन बनता है अली अकबर खान का, एक क्वेश्चन यही बनता है कि ये किससे रिलेटेड थे? सरोद से थे। दूसरा बनता है कि कौन से घराने से थे? तो भैया ये थे आपके क्या था घराने का नाम? मैहर घराना, है ना? मैहर घराने से ये जो है ताल्लुकात रखते थे। और अगर मैं बात करूँ एग्ज़ाम से थोड़ा-सा हटके सो दैट आपके माइंड में इनकी बात जो है घुस जाए, भूलो नहीं कभी। तो इनके जो पिताजी थे या फिर इनके हम दादाजी की बात करें, तो ये आते थे तानसेन के वंश से, ठीक है? जो तानसेन थे ना अकबर के जो मैं अकबर का है वो नवरत्न हुआ करते थे, उनमें एक तानसेन थे आपको पता होगा। वो अलग-अलग टाइप के जो है राग छेड़ते थे। तो तानसेन के ही यहाँ पे वंशज थे इनके दादाजी और फिर धीमे-धीमे चल के इनका फिर ये अली अकबर खान हुए जो कि फिर मैहर घराने से इनका ताल्लुकात हुआ और फिर मैहर घराने से ही इन्होंने जो है सरोद का यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का इंस्ट्रूमेंटलिस्ट ये बन गए यहाँ पे, ठीक है? ये चीज़ें क्लियर है, याद रहेगा भई अली अकबर खान कौन से घराने से? मैहर घराने से सरोद जो है इनका इंस्ट्रूमेंट था, क्लियर? अब यहाँ पे आप 1-2 बात समझिएगा और ये क्वेश्चन ना ऐसे ही नहीं यहाँ पे आ गया कि कहीं से भी उठ के आ गया हो। ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपका आया था डी ट्रिपल एसबी में। डी ट्रिपल एसबी का अगर आप जेएसए का पेपर उठाओगे 2 अप्रैल 2022 का शिफ्ट 2 में, तो उसमें सेम टू सेम क्वेश्चन ये आया हुआ है। तो टीसीएस के जो क्वेश्चंस है ना आर्ट एंड कल्चर के उनका एक खजाना है जहाँ से वो बार बार उठा के दे रहे हैं, तो आपको उस चीज़ को कंप्लीट करना पड़ेगा। हाँ, क्लियर? और क्या है भैया, हाँ, ये जो अपने अली अकबर खान थे ना, पहले इनके बारे में 2-3 चीज़ें और देख लो। काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इनके बारे में ये क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि इनको एक मैक आर्थर फेलोशिप मिली थी, ठीक है? मैक आर्थर फेलोशिप, फेलोशिप ये क्यों इम्पोर्टेंट है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये पहले इंडियन म्यूजिशियन थे जिनको ये फेलोशिप मिली और इसी वजह से क्योंकि ये फेलोशिप का दूसरा नाम है जीनियस ग्रांट,
ठीक है, इसको ना जीनियस ग्रांट के नाम से भी जानते हैं, यानी कि अगर कोई म्यूजिशियन है वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली टैलेंटेड है ना, तभी उसको ये फेलोशिप दी जाती है। और ये ऐसे पहले इंडियन थे जिसको ये फेलोशिप मिली। कौन थे भाई? अली अकबर खान। ठीक है, याद रखिएगा कौन से ईयर में मिली? 1991 में। यूं तो इनको जो है पद्म भूषण और पद्म विभूषण भी मिला हुआ है। पद्म भूषण अब याद ही रख लो यार, पद्म भूषण का भी ईयर। पद्म भूषण इनको मिला था 1967 में। और अगर हम पद्म विभूषण की बात करते हैं, विभूषण, पद्म विभूषण, तो ये मिला था 1989 में। ठीक है, 2 साल बाद फिर इनको क्या मिलता है? मैक आर्थर फेलोशिप मिलती है। तो काफी इंपॉर्टेंट पर्सन ये रहे। क्लियर है इतनी सी बात? चलिए। सॉरी। तो अब मैं आपसे बात कर रहा था कि हम यहाँ पे कुछ म्यूजिशियंस और उनके इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं। तो आई गेस मैं लेके आया हूँ सारे म्यूजिशियन और उनके जो भी एसोसिएटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसकी लिस्ट तो है। बट इसमें आपका इस लिस्ट में इन्होंने म्यूजिशियन तो सारे डाल दिए हैं। फिर अपन को ये क्वेश्चंस करने हैं। अच्छा, इन्होंने इंस्ट्रूमेंट नहीं डाले, इंस्ट्रूमेंट मैं करा देता हूँ। चलो यहाँ पे देखो, अगर मैं आपसे बात करता हूँ कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की, तो जो भी आपका म्यूजिक है, म्यूजिक क्या होता है? जब भी आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी करो जहाँ से कोई ना कोई आपका एक कानों को सुख देने वाला उसमें से साउंड निकलता है, उसे हम म्यूजिक बोल देते हैं। तो यहाँ पे हमारे 3 टाइप के इंस्ट्रूमेंट निकल के आते हैं अपने पास। एक होता है परकशन इंस्ट्रूमेंट, दूसरा होता है आपका विंड इंस्ट्रूमेंट, और तीसरा होता है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, 3 टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे हम म्यूजिक जो है अपना निकाल सकते हैं, परकशन, विंड और आपका स्ट्रिंग। अब यहाँ पे कई बार आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि भैया बता दो, चलो विंड, आपका विंड जो इंस्ट्रूमेंट है इसका एग्जाम्पल कौन सा है? या फिर मैंने आपको बोल दिया कि भाई जाइलोफोन है, जाइलोफोन है, आप बता दो ये कौन से टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, स्ट्रिंग है, विंड है या परकशन है। तो कुछ मैं आपको इनके नाम तो बताऊंगा ही कि कौन से टाइप का होता है, लेकिन आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप खुद से भी पता लगा पाओ। परकशन का मतलब क्या होता है ना, जब भी हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को स्ट्रक करते हैं, ठीक है, यानी कि उसको हम हाथ से बजाते हैं या कोई भी हमने उसको स्ट्रक किया, तब उसमें से साउंड निकल के आता है, उसको हम क्या बोल देते हैं? परकशन इंस्ट्रूमेंट जो है हम बोल देते हैं। ठीक है, जैसे कि आप ड्रम को ले लो। ठीक है, जो ड्रम होता है उसको हम कहीं ना कहीं हाथ से बजाते हैं, तभी तो उससे साउंड निकलता है। या फिर आप ढोलक को उठा लो, है ना, ढोलक को क्या करना पड़ता है? आपको स्ट्रक करना पड़ता है, उसको यहाँ से बजाना पड़ता है। आप इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल बेल्स को ले लो। बेल्स को भी आपको क्या करना पड़ेगा? स्ट्रक करना पड़ेगा, तभी वो क्या होता है, उनमें से साउंड निकलता है। विंड इंस्ट्रूमेंट का क्या बेसिक सा मतलब है कि आपको इसके अंदर क्या करना पड़ेगा? विंड डालनी पड़ेगी, यानी कि इसके अंदर एयर पंप करनी पड़ती है। यानी कि हम इसमें जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसमें एयर पंप करेंगे और वो क्या है, कुछ ना कुछ साउंड निकाल के दे देगा। जैसे कि आप इसमें से अपना ट्रम्पेट उठा लो। ठीक है, ट्रम्पेट हो गया, या फिर आप इसमें फ्लूट उठा लो। ठीक है, जो बांसुरी होती है उसमें हम क्या कर रहे होते हैं? विंडी तो डाली है, एयर पंप की है, तो उसमें से बहुत ही प्यारा सा एक साउंड निकल के आने लग गया। आप सैक्सोफोन का एग्जाम्पल ले लो, तो सैक्सोफोन भी क्या होता है? आपका विंड इंस्ट्रूमेंट का एग्जाम्पल है। नाउ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है? इसमें कुछ ना कुछ यहाँ पे स्ट्रिंग जैसी लगी होती हैं, अलग अलग स्ट्रिंग्स आपकी यहाँ पे अटैच्ड होंगी। उनको आप अपने उन स्ट्रिंग्स को आप उनके साथ में कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करोगे, तो उसमें से अलग अलग टाइप के जो है सुर निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। इसका एग्जाम्पल सबसे बढ़िया तो वीणा ही है। वीणा को हम क्या करते हैं? उसकी जो भी स्ट्रिंग्स होती हैं उनको कहीं ना कहीं हम छेड़ रहे होते हैं, तो उसमें से साउंड निकलता है। गिटार उठा लो आप। ठीक है, आपका वायलिन हो गया, तो इन सभी में क्या होता है? कुछ ना कुछ स्ट्रिंग अटैच्ड होती है। तो याद रखिएगा, वीणा, गिटार, वायलिन हो गया, सितार हो गया, फिर आपका सारंगी हो गई। तो ये क्या होते हैं? आपके बेसिक से एग्जाम्पल हैं स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट के। अब मैं आपको एक अलग थोड़ा सा लिखा देता हूँ इन तीनों के एग्जाम्पल, क्योंकि ये तो बेसिक है जिनको आप अपने दिमाग लगा के बता सकते हो। कुछ कुछ होते हैं जैसे कि कई बच्चों को जाइलोफोन का नहीं पता, तो जाइलोफोन जो है आपका परकशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसका है, परकशन इंस्ट्रूमेंट का एग्जाम्पल है। लिखा ही देता हूँ, अभी मैं जो सारे लिखा रहा हूँ ना इंस्ट्रूमेंट, ये सारे के सारे परकशन इंस्ट्रूमेंट है। जाइलोफोन हो गया, एक आपका है सिंपल। ठीक है, सिंबल जो है आपका, ये भी परकशन इंस्ट्रूमेंट का एग्जाम्पल होता है। फिर आपका घाटम, घाटम से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा कैसे भी। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका मैंने आपको जीके पनेशा 2.0 सीरीज में घाटम के बारे में बताया भी था। तो घाटम जो है वो परकशन इंस्ट्रूमेंट का एग्जाम्पल है। ये बेसिकली एक घड़ा जैसा होता है जिसको कि बजाते जाओ साउंड आता जाएगा। ठीक है, और फिर आपका एक पखवाज होता है। पखवाज, पखवाज जो है आपका परकशन इंस्ट्रूमेंट का एग्जाम्पल है। और ढोलक तो आपको पता ही है,
तबला हो गया, अगर तबला बताऊंगा तो तबला भी आप अपने लॉजिक से बता ही पाओगे भाई, परकशन का एग्जाम्पल है। मृदंगम, ठीक है, मृदंगम क्वेश्चन में आता है, तो मृदंगम याद रखिएगा, ये किसका एग्जाम्पल है, परकशन इंस्ट्रूमेंट का ही एग्जाम्पल है। और क्या हो सकता है अपना, घाटम हो गया, एंड जल तरंग है ना, जल तरंग हो गया, जल तरंग पता है ना। अच्छा, अब ना इसमें क्या होता है कि जो आपका परकशन इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, ये भी दो टाइप के होते हैं। एक में क्या होगा, आपको कुछ ना कुछ मेम्ब्रेन दी गई होगी। मेम्ब्रेन बोले तो ढोलक होती है ना, तो ढोलक में क्या होता है, झिल्ली लगी होती है दो तरफ, उनको आप बजाओगे, उस झिल्ली के ऊपर स्ट्रक करोगे तो साउंड निकलेगा। और दूसरा एग्जाम्पल होता है परकशन का, कि आपको दो प्लेट दे दी जाएंगी, यानी कि दो आपके वो इंस्ट्रूमेंट होंगे, प्लेट टाइप बोलते हैं उसको। तो उन दोनों को जब आप बजाओगे, एक दूसरे के ऊपर स्ट्रक करोगे, तो उससे साउंड निकल के आएगा। ठीक है, तो जैसे कि जल तरंग है ना, तो ये क्या होती है, आपका प्लेट टाइप होता है। सिंबल्स हो गए, तो ये भी क्या होता है, ये प्लेट टाइप होता है। जहां पे मेम्ब्रेन होगी, वो हो जाएगा आपका मेम्ब्रेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, परकशन का ही एग्जाम्पल होता है। ये बात क्लियर हो रही है ना। अब जैसे कि मैं बैल की बात करूं, एक बैल क्या होती है, अपने मंदिर में जो घंटी बजाते हो, तो उसमें आपको ऐसे एक मतलब जो घंटी के अंदर होता है, वो दूसरे वाले, जब सामने वाले उसकी वॉल होती है, उस पे स्ट्रक करता है, तब साउंड प्रोड्यूस होता है ना। ऐसा तो नहीं है कि आपने बस उसमें हाथ लगा दिया, साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, दो प्लेट टाइप की हैं, जब वो आपस में टकरा रही हैं तब साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर मैं बेल्स की बात बोलूँ ना, तो ये किस टाइप का एग्जाम्पल होगा परकशन के अंदर, जो आपका प्लेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, प्लेट बेस्ड परकशन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो आई होप कि आपको अब जो मतलब चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग है, वो डेवलप हो पाई होगी कि परकशन में किस तरीके से आपके अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अगर कुछ दिमाग में बात गई हो तो फटाफट से हाँ बोल दो, है ना। हाँ बोलना इज़ वेरी नेसेसरी, क्योंकि मुझे भी पता चलना चाहिए ना कि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं या नहीं। अब अपना ये तो हो गया परकशन का एग्जाम्पल। विंड की हम बात करते हैं। विंड में आपको बेसिक सा ये तो पता ही है कि जो आपका फ्लूट हो गया, वो विंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। एक होता है क्लैरिनेट्स, ठीक है, क्लैरिनेट्स। तो क्लैरिनेट्स किसका एग्जाम्पल है, विंड इंस्ट्रूमेंट का एग्जाम्पल है, विंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का। सैक्सोफोन हो गया, सैक्सोफोन शायद मैंने ऊपर भी बता दिया है ना। तो सैक्सोफोन जो है वो आपका विंड इंस्ट्रूमेंट होता है। आपका फिर हार्प हो गया, है ना, हार्प क्या हो गया, हार्प भी विंड इंस्ट्रूमेंट है। हार्प, तो हार्प में बेसिकली क्या होता है ना, वो आपने देखा होगा ना, इस टाइप का होता है, उसके अंदर हवा भर जाती है इधर ऐसे ऐसे, फिर उसको दबा दो तो साउंड निकलता है। तो ये होता है हार्प। उसमें जो साउंड निकल रहा है ना, वो विंड की वजह से निकलता है। अब कई बच्चे पियानो में कंफ्यूज हो जाते हैं कि पियानो क्या है, तो पियानो ना विंड इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि उसमें आपकी वो उंगली आप किसी में मार नहीं रहे हो, स्ट्रक नहीं, वो जो उँगली से हम करते हैं ना पियानो में, वो हम अलग-अलग तरीके की जो है हवा, वो विंड का ही उसमें काम हो रहा होता है, ठीक है, पियानो में। याद रखिएगा, पियानो इज़ एग्जांपल ऑफ विंड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। फिर शहनाई हो गया, शहनाई तो ऑफ कोर्स सबको पता ही होगा। शहनाई हो गया, पियानो मैंने आपको बता दिया है। हारमोनिका हो गया, ठीक है, हारमोनिका किसका एग्जाम्पल है? ऑफ कोर्स अगर पियानो एग्जाम्पल है विंड का, तो हारमोनिका भी विंड का ही होगा। और क्लैरिनेट मैंने लिखा दिया आपको। सैक्सोफोन हो गया, ठीक है, यही आपके क्वेश्चंस बनते हैं विंड इंस्ट्रूमेंट से, याद रखिएगा इनको। अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रिंग वाले की। तो आपको वीणा हो गया, सितार हो गया, ये सब तो पता ही है। फिर बैंजो हो जाता है, ठीक है, तो बैंजो किसका एग्जाम्पल है, स्ट्रिंग का एग्जाम्पल है। सारंगी, है ना, सारंगी भी आपका विंड का एग्जाम्पल है, आई गेस ये मैंने ऊपर बता दिया था। सरोद, सरोद जो है ये भी आपका किसका एग्जाम्पल होता है, स्ट्रिंग का एग्जाम्पल होता है। अब स्ट्रिंग के अंदर ना 3 क्वेश्चन हैं जो कि आपके अलग-अलग एग्जाम में पूछे गए, और ये क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी फिर से रिपीट होने की ज़्यादा है। बताऊँगा वो क्या क्वेश्चन होते हैं, ठीक है? बैंजो, सारंगी, सरोद हो गया, और इसमें क्या हो सकता है? वीणा हो गया अपना, वीणा, सितार वगैरह तो आप खुद ही ऐड कर लेना। मैंडोलिन हो गया, ठीक है? मैंडोलिन आपसे पूछा जा सकता है किसका एग्जाम्पल है? और और यार क्या एग्जाम्पल होगा इसमें? वायलिन तो ऊपर ही बता दिया मैंने। एक तारा, ठीक है, वीणा हो गया, एक तारा हो गया, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, आपके स्ट्रिंग के ही एग्जाम्पल हैं। अब देखो यार क्या होता है ना, जब हम स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो उसमें आपको एक बात और याद रखनी है। भैया वो बात क्या है? तो नंबर ऑफ स्ट्रिंग के ऊपर क्वेश्चन आता है। अब मैं ये कहाँ लिख दूं, जगह नहीं बची है, साइड में आते हैं, देखो। अब जो स्ट्रिंग होते हैं ना, तो आपके पास एक 4 स्ट्रिंग होती है, जो इंस्ट्रूमेंट है ना वो 4 स्ट्रिंग होता है, 1 स्ट्रिंग होता है। अच्छा, एक तारा को हम एक तारा बोलते क्यों है? क्योंकि उसमें सिर्फ एक स्ट्रिंग होती है, ठीक है, 4 स्ट्रिंग वाला होता है। फिर आपका 6 स्ट्रिंग पे क्वेश्चन आया हुआ है, यानी कि उसमें कितनी स्ट्रिंग होगी, 6 स्ट्रिंग होगी। और फिर आपका 17 टू 25 हो गया, और फिर आपका 25 के 17 टू 25 हो गया,
ये सरोद वाला है। फिर एक है आपका 18, 19, 20, 21, ठीक है, ये हो गया 4। अब देखो ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जब हम 4 स्ट्रिंग की बात करते हैं ना, तो ये होता है वायलिन, यानी कि जो वायलिन होता है इसमें होती है 4 स्ट्रिंग। अगर हम 6 स्ट्रिंग की बात करें तो 6 स्ट्रिंग होती है आपके गिटार में, यही इनका डिफरेंस है। क्योंकि ये जो वायलिन है, गिटारें होती तो सारी एक ही जैसी चीज़ें हैं ना ऑलमोस्ट, जब उसमें स्ट्रिंग ही है। डिफरेंस इसमें क्या होता है कि भैया वायलिन में होती हैं 4, गिटार में होती हैं 6। अगर हम सरोद की बात करें तो सरोद में होती हैं 17 से लेकर के 25। और अगर हम फिक्स बात कर देते हैं ना, यही 18, 19, 20, 21 हो गया, स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है, तो ये अपना बन जाता है सितार। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी सितार में कितनी स्ट्रिंग होती हैं, तो 18 भी हो सकती है, 19 स्ट्रिंग्ड सितार भी आता है, 20 स्ट्रिंग्ड सितार भी आता है, 21 स्ट्रिंग्ड सितार भी आता है। और सरोद में आपका 17 से लेके 25 तक हो सकती हैं। अगर 6 स्ट्रिंग है तो वो गिटार है, 4 स्ट्रिंग है तो वो अपना वायलिन है। ये बात याद रखिएगा, क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, चलिए, ये बात हो गई अपनी ठीक ठाक। और बस अपना इंस्ट्रूमेंट से जो टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो गए ना, इनसे इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन अब नहीं बनेगा। आई होप इसको आप याद कर लोगे, आपके एग्जाम में एक आधा क्वेश्चन फंस जाए तो बहुत बढ़िया बात है। अब हम बात करते हैं कि भाई कौन सा म्यूजिशियन कौन से इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है। देखो भैया, म्यूजिशियंस एंड एसोसिएटेड इंस्ट्रूमेंट, इन लोगों से मैंने कहा था कि भाई ये ज्ञान भी डाल देना उसमें, कौन सा किससे एसोसिएटेड है, तो इन्होंने डाला नहीं। आधी चीजें हैं ये। अब अन्नपूर्णा देवी, अन्नपूर्णा देवी किससे एसोसिएटेड है, तो सुर बहार से ये एसोसिएटेड है। और उस्ताद उस्ताद अल्लाह रखा खां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उस्ताद अल्लाह रखा खां किससे एसोसिएटेड है, तबला से या फिर पखवज से। बेसिकली इनका जो क्वेश्चन आता है वो तबला से एसोसिएटेड ही आता है। बाकी ये जो है म्यूजिशियन थे तो पखवज को भी अच्छा खासी बजाते थे। अगर हम रघुनाथ प्रसन्ना जी की बात करें तो ये एसोसिएटेड थे फ्लूट एंड शहनाई से। अगर हम इमरत खान जी की बात करें तो ये एसोसिएटेड थे सितार एंड सुर बहार से। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि जो सुर बहार है वो किससे एसोसिएट, यानी कि कौन से टाइप का इंस्ट्रूमेंट होगा, आपके दिमाग में तुरंत बात जानी चाहिए कि इमरत खान जी क्या बजा रहे हैं, सितार बजा रहे हैं। सितार जो होता है ना, ये तो अपना विंड इंस्ट्रूमेंट होता है। तो ऑफ कोर्स जो सुर बहार है ना, वो भी विंड इंस्ट्रूमेंट का ही एग्जाम्पल है। क्योंकि जो म्यूजिशियन होता है ना, वो सिर्फ एक ही टाइप का बजा सकता है, एक ही टाइप का इंस्ट्रूमेंट। या तो वो विंड में एक्सपर्ट होगा या फिर वो स्ट्रिंग में एक्सपर्ट होगा। सॉरी, ये मैंने विंड लिख दिया, ये अपना स्ट्रिंग से एसोसिएटेड होंगे, है ना। सुरबहार तो स्ट्रिंग वाला है ना। इमरत खान जो है वो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट को बजाते थे। और अपना थर्ड में आ जाता है परकशन। अगर कोई परकशन बजाता है ना, तो वो परकशन में ही महारथी होगा। अल्लाह रखा खां तबला और पखवज। पखवज तो किस किस टाइप का ये इंस्ट्रूमेंट होगा, तो ये आपका कॉमन सेंस यहाँ पे लगना चाहिए कि भैया पखवज जो है ना, ये तो परकशन इंस्ट्रूमेंट ही निकल के आएगा। अरे हाँ या ना, ठीक है। तो ये बातें भी आपको याद रखनी है। इमरत खान जहाँ पे स्टार डाल रहा हूँ ना, वो तो आपके माइंड में घुस जाना चाहिए, ठीक है। अगले वाले की बात करते हैं। अगर हम यू श्रीनिवास की बात करें, ये मैंडोलिन से रिलेटेड है। बताओ मैंडोलिन किसका एग्जाम्पल है। पंडित ज्ञान प्रकाश घोष, ये है तबला और हारमोनियम से रिलेटेड। अगले वाले पे आ जाते हैं। उस्ताद इनायत खान, ये सुरबहार और सितार से रिलेटेड है। तो ये अब अलग अलग है। अब देखो, ये उस्ताद बिस्मिल्ला खां इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, शहनाई से रिलेटेड है। इनके बारे में मैंने आपको पनेशा 2.0 में बताया हुआ है। मुझे आप इनके विलेज का नाम बताइए। उस्ताद बिस्मिल्ला खां कौन से गांव से हेल करते थे, क्वेश्चन आ चुका है टीसीएस में ही, आई गेस। किस में आया था, किसी में तो आया था, अभी 2020 कोई एग्जाम था। अब ये देखो, मैंने अलग अलग नाम आपको दिए हुए हैं, इन सभी नामों को आपको देखना है। इसकी मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। पैनेशिया एडू करके ऐप है, इसको आप डाउनलोड करिएगा। यहाँ पे आपको क्लास नोट्स के अंदर जो है ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है, क्लास नोट्स वाले सेक्शन में। या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वो तो बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे ही सारी की सारी जो मोस्टली अपडेट्स हैं मैं देता हूँ। पैनेशिया फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ये जाकर के आप टेलीग्राम पे सर्च करिएगा, तो आपको वहाँ पे ये सभी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। एग्जामिनेशंस, अपना जो लोगो है वही वहाँ पे होगा। ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर से रिलेटेड हैं। पंडित उल्हास बापत मुंबई के हेल करते हैं, संतूर से रिलेटेड हैं, ठीक है। तरुण भट्टाचार्य, भजन सुपोरी या फिर अभय सुपोरी, ये भी संतूर से रिलेटेड हैं, ठीक। अब जाकिर हुसैन, पंडित अनोखेलाल शर्मा, किशन महाराज, बहुत इंपॉर्टेंट, तीनों के तीनों तबला से रिलेटेड है, ठीक है।
और फिर अपना अगर हम अलाउद्दीन खान की बात करें, इम्पॉर्टेंट, ये भी इम्पॉर्टेंट, ये भी इम्पॉर्टेंट, ये तीनों इम्पॉर्टेंट सरोज से रिलेटेड। इसमें जितनी चीज़ें दी हैं ना उनको आप याद कर लो, और देखना बहुत सारे क्वेश्चन आपके जो म्यूजिशियन से होते हैं ना वो इसी वाली पीडीएफ से कवर हो जाएंगे। ठीक है, हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें डाली हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होती हैं। पंडित रविशंकर, विलायत खान और मुखर्जी, ये भी इम्पॉर्टेंट हैं। अनुष्का शंकर, ठीक है, इन 3-4 लोगों का पूछा जा चुका है अभी तक एग्जाम में, सितार से ये आपका रिलेटेड है, याद रखिएगा इनको, ठीक है। और असित कुमार बनर्जी, ठीक है, बताओ मुझे आंसर बताओ इसका, असित कुमार बनर्जी किससे एसोसिएटेड है? और अपने ये जयरामम हो गए, गोपाल कृष्णन हो गए, ठीक है, सुब्रमण्यम हो गए, और शास्त्री जी हो गए। ये जो 5 लोग हैं ये किससे रिलेटेड हैं? वायलिन से रिलेटेड है, याद रखिएगा। और क्या है, सुब्रमण्यम हो गए, ये घाटम से रिलेटेड है। ठेठाकोडी, हरिमणम, हरिहरन, विनायक्रम जो है ये घाटम से रिलेटेड है, ये भी याद रखना, इनके बारे में भी पूछा गया है। इसके बाद में पंडित रामनारायण और ये ऊपर सबरी खान, ये दोनों किससे रिलेटेड है? सारंगी से ही, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अब मैं आपको ये चीज़ें आपने देख ली हैं, अब इसके ऊपर हम एक क्विज कर लेते हैं जिससे कि आपके दिमाग में घुस जाए, बिकॉज ये तो मैंने आपको दिखा दिया, मुझे भी पता है कि आपके माइंड में बिल्कुल ये छप तो जाएगा नहीं। तो एक बार कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे कि आपके दिमाग में चीज़ें घुस जाएं, ठीक है। फिर हम वापस से अपनी इस कहानी पे भी आएंगे, इसमें जो अपने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लेकिन एक बार जब मैंने सोचा कि ये म्यूजिशियन वाला आपको चैप्टर करा ही रहा हूँ ना, तो ये पूरा ही एक तरीके से फिनिश कर देते हैं, एंड दैट्स व्हाट वी डू इन पनेशिया, राइट। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विंड इंस्ट्रूमेंट? कौन सा विंड इंस्ट्रूमेंट है बता दो, सितार, पखवज या फिर मैंडोलिन? तो सैक्सोफोन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, आई होप आपको पता भी होगा। अगर हम अल्लाह रखा खां की बात करें, देखो है इंपॉर्टेंट, अल्लाह रखा खां कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है? तो अल्लाह रखा खां है तबला, ठीक है, ये कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से एसोसिएटेड है? तबला प्लेयर ये अपने रहे हैं। और इनके बारे में आपको क्या याद रखना है, ये पैदा कहाँ हुए थे? तो याद रखिएगा ये कश्मीर में पैदा हुए थे, ठीक है, जम्मू कश्मीर का जो घगवल एरिया है, यहाँ से इनका एक क्वेश्चन ये भी आ चुका है क्योंकि, तो याद रख लो, अब क्या ही कर सकते हो। नीचे आते हैं, नीचे आते हैं तो हमको मिला विच इंस्ट्रूमेंट स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट है 6 स्ट्रिंग। देखो अब ये भी आ गया ये क्वेश्चन कि 6 स्ट्रिंग कौन से स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट में होती है? तो ये होती है गिटार में। अब मैं ना इस सेशन को, ये जो इतनी सी सेशन है ना, इसको मैं अलग से डाल देता कि म्यूजिशियन और उससे एसोसिएटेड इंस्ट्रूमेंट, ये अलग अलग 2-3 लेक्चर निकाल देता, तो उसमें ना दुनिया जहान के व्यूज़ आते। बट हमें क्या करना है ना कि एक बार मैं आपको जब भी जो चीज़ दे रहा हूँ तो पूरी की पूरी लो, उधर का काम फिनिश करते हैं, है ना, ये चीज़ें हैं। अब बताओ गिटार में कितनी स्ट्रिंग होती हैं? 6 स्ट्रिंग होती हैं। सितार में कितनी होती हैं? कमेंट करोगे। वायलिन में कितनी होती हैं? कमेंट करो। सरोद वाली भी करो। अब क्या है भैया, जाकिर हुसैन किससे रिलेटेड है? ऊपर ही बताया मैंने आपको, तबला से रिलेटेड है जाकिर हुसैन। और क्या है, अ, नीचे आते हैं, अरविंद पारिक, ये कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से एसोसिएटेड है? तो ये है सितार से, याद रखना, ठीक है। ये जो भी अलग से क्वेश्चन दिए हैं ना, यानी कि ये कहीं ना कहीं 1-2 बार रिपीट हो चुके हैं। हरिप्रसाद चौरसिया, ये किससे एसोसिएटेड है? तो ये फ्लूट से एसोसिएटेड है। अगर हम बात करें ऐसे ही अली अकबर खान, देखो ये आ गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई जगह आ चुका है अली अकबर खान का, किससे एसोसिएटेड है? सरोद से एसोसिएटेड है। फिर अपन नीचे आते हैं, अमीर खुसरो एसोसिएटेड विद इन्वेंशन ऑफ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो अमीर खुसरो ने कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को डेवलप किया था, यानी कि इन्वेंट किया था? तो ये था सितार। तो अब याद रखिएगा कि सितार में कितने स्ट्रिंग होते हैं, वो आप कमेंट करोगे, और इसका इन्वेंशन किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज ऑफ इंडियन ऑरिजिन? अच्छा, इंडियन ऑरिजिन का कौन सा है? तो भाई फ्लूट है। बाकी का इसमें अगर आप देखो, गिटार इंडियन ऑरिजिन नहीं है, ड्रम नहीं है, पियानो नहीं है। तो ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है, बिना आपको लोगों को ये मतलब बिना पढ़े भी आंसर कर सकते थे, कॉमन सेंस से। अमजद अली खान, ये कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से एसोसिएटेड है? वायलिन, तबला, फ्लूट, या एक और देता हूँ यहाँ पे ऑप्शन में आपको, सरोद का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सरोद, ठीक है। ये किससे एसोसिएटेड थे? अमजद अली खान, ये है ना नीचे, सरोद से एसोसिएटेड थे। अब भैया हाँ, ये देखो गोपाला कृष्णन बहुत इंपॉर्टेंट है। एमास एम एम एस गोपाला कृष्णन कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से एसोसिएटेड रहे हैं? तो ये एसोसिएटेड रहे हैं वायलिन से, याद रखिएगा, ठीक है। गोपाल कृष्णन कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे प्ले किया करते थे? वायलिन को। बिस्मिल्लाह खां, ये तो सबको ही पता है भाई, शहनाई से एसोसिएटेड रहे हैं बिस्मिल्लाह खां जी। इनका बर्थ प्लेस है डुमराव, ठीक है।
जिनको नहीं पता है लिख लो अभी। डुमरांव इनका बर्थ प्लेस है, बिहार में पड़ता है। और ये इनकी जो मृत्यु है वो 21 अगस्त 2006 को हुई। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। कहाँ पे इनकी मृत्यु हुई? तो वाराणसी में। और वाराणसी ही जो है इनका कर्म क्षेत्र भी रहा है। ये गंगा नदी के किनारे बैठ के जो है अपना जो शहनाई है उसका रियाज किया करते थे। पंडित रविशंकर जी किससे एसोसिएटेड हैं? तो ये सितार से एसोसिएटेड हैं। रविशंकर जी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनका जो असली नाम है रविशंकर जी का, ये था रविंद्रो। रविंद्रो बेसिकली बंगाल के थे, है ना। रविंद्रो शंकर शंकर चौधरी, ठीक है। ये जो है इनका असली नाम था। क्वेश्चन आ चुका है, याद रखिएगा, ठीक। और अगर हम पंडित रविशंकर जी की बात करें तो इनको ना दुनिया जहान के अवार्ड मिले हैं, जिनमें से इंपॉर्टेंट मैं आपको लिखा रहा हूँ, ईयर लिखा रहा हूँ, याद रखिएगा। भारत रत्न की बात करें तो भारत रत्न पंडित रविशंकर को मिला है 1999 में, ठीक है। कई बच्चे तो इस ईयर में पैदा भी हुए होंगे, तो याद रख लेना। और क्या है, इनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी मिला है। जो संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, ठीक है। ये इनको मिला था 1962 में। और अगर हम बात करें संगीत नाटक अकेडमी, ये अवार्ड हो गया। दूसरा होता है संगीत नाटक अकेडमी की फेलोशिप, ठीक है। फेलोशिप इनको मिलती है 1975 में। और अगर मैं आपसे बात करूं, इनको रैमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला हुआ है, जिसे हम एशिया का जो नोबेल प्राइज बोलते हैं, मैग्सेसे अवार्ड। रैमन मैग्सेसे अवार्ड ये मिला है आपका। रैमन मैग्सेसे अवार्ड इनको कौन से ईयर में मिला था? 99 में हो गया अपना भारत रत्न, 62 में हो गया संगीत नाटक अकेडमी, 62 1992, ठीक है। तो 30 साल बाद इनको एक्चुअली में इसके मिला था, जब संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला, उसके 30 साल बाद इनको रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था। आप लोग भी ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हो चीज़ें, अगर आपके माइंड में नहीं रहती। और अगर हम देखें तो 92 ये हो गया। 81 में इनको मिला था, ये भी याद रख लेना, पद्म विभूषण, ठीक है। पद्म विभूषण और भारत रत्न इंपॉर्टेंट है। बाकी इनको भूषण भी मिला हुआ है, पद्म भूषण, लेकिन उसका ईयर इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा भी नहीं गया। तो इतनी चीज़ें हैं। बाकी फिर इनको एक खासम खास, ये तो इंडिया के अवार्ड हो गए। फिर इनको मिला है एक कमांडर ऑफ द लीजन, ये फ्रांस का अवार्ड है। कमांडर ऑफ द लीजन अवार्ड, ठीक है। कमांडर ऑफ द लीजन अवार्ड, हाँ, ये इनको मिला है 1 साल बाद भारत रत्न मिलने के ईयर 2000 में, ठीक है। याद रखिएगा किससे एसोसिएटेड है ये आपका, फ्रांस से एसोसिएटेड है। अपने रवि शास्त्री जी को कौन से ईयर में मिला है? ईयर 2000 में मिला हुआ है। सॉरी, रविशंकर, राइट। तो ये हो गया। अब अगले वाले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। तो अपना 14th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हरि प्रसाद चौरसिया इज वेल नोन फॉर विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? याद रखना फ्लूट से रिलेटेड है, ज़्यादा कुछ इनके बारे में डिटेल है नहीं। देखो, डिटेल मैं आपको जिनकी बता रहा हूँ ना, दैट मीन्स इनका क्वेश्चन आया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है अपने आप में, इनके बारे में डिटेल में क्वेश्चन पूछेगा। बट कुछ होते हैं जिनके बारे में आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन ही बनता है, राइट। पुडुकोट्टई दक्षिणामूर्ति पिल्लई, ये तो आपके मृदंगम से रिलेटेड हैं, और ये कार्नाटिक म्यूजिक में इनका काफ़ी जो है, कार्नाटिक म्यूज़िक काफ़ी जो है इनका योगदान रहा है। अब म्यूज़िक की अगर हम बात करें तो म्यूज़िक के बारे में मैंने आपको आई गेस 1.0 के लास्ट के कुछ सेशंस में, जो जीके पेनेशिया 1.0 सीरीज़ है, उसमें मैंने आपको किसी लेक्चर में तो पढ़ा रखा है कार्नाटिक म्यूज़िक के बारे में। हिंदुस्तानी क्लासिक म्यूज़िक में क्या डिफरेंस है, कार्नाटिक में कितने राग होते हैं, क्लासिकल में कितने क्या चीज़ें हैं, वो सारी मैंने आपको लिखा रखी हैं, तो उनको रिवाइज़ कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है, राइट। अब ये 15 क्वेश्चंस हो गए अपने यहाँ पे। आई गेस आपको जो म्यूजिशियन वाली कहानी है ये पूरी क्लियर हो गई होगी, और इनको आप बार बार रिवाइज करिएगा, याद करिएगा, तो ये क्लियर हो जाएगा। क्या हम सेशन अभी खत्म करेंगे? नहीं, आगे ये क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे जो आपके पूछे गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोका स्टेट्स दैट धम्म यात्राज, जो कि टूर्स होते थे, धम्म यात्रा यानी कि धम्म को प्रचार करने वाले टूर्स, उनकी बात की जा रही है। ये जो है एम्परर के द्वारा अंडरटेक किए जाएंगे। ये कौन से मेजर रॉक एडिक्ट में बताया गया है? अब देखो, ये मैंने आपको गोल्डन बुक में भी डाला हुआ है,
जो अपनी गोल्डन बुक है उसमें आपको अगर पहला दूसरा तीसरा पेज दिखेगा उसमें मैंने आपको एडिक्ट्स डाले हुए हैं। अब कई बच्चे पहले मैंने जब एडिक्ट्स डाले ना तब कई बच्चों का कमेंट आया था, ये बुक मैंने आज जब 24 अक्टूबर को लॉन्च करी कि भाई कि सर उसमें मेजर रॉक एडिक्ट्स आपने ऐड कर दिए हैं, उनका क्या मतलब है, आपने फालतू में ऐड कर दिया। अब देखो अब ये आ गया ना आपका एग्जाम में क्वेश्चन, तो मेजर रॉक एडिक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों। अब अगर हम इसकी बात करें कि कौन से एडिक्ट के अंदर धम्म यात्रा को डाला गया है, तो ये है आपका मेजर रॉक एडिक्ट नंबर 8th। और ये क्वेश्चन आपका स्टेनोग्राफर का है। 18 अक्टूबर को ये, सॉरी 18 अक्टूबर नहीं, 18 नवंबर को जो है आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है। बात की गहराई को समझ रहे हो सभी लोग? तो मेजर रॉक एडिक्ट्स को अच्छे से पढ़ लेना। अच्छा चलो अभी बता देता हूँ बेसिक बेसिक क्या है। अब जिन्होंने जो है गोल्डन बुक ली हुई है तो आई होप आपने डेली के टारगेट भी पूरे किए होंगे। अगर आपने डेली के पूरे टारगेट पूरे किए हैं तो भाई आपको ये मेजर रॉक एडिक्ट्स भी याद होंगे, तो आप इसे स्किप कर सकते हो। अब हम बात कर रहे हैं कि भाई सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए अशोका ने कितने इंस्क्रिप्शंस कराए थे। तो टोटल जो है 33 इंस्क्रिप्शन थे। अब इन 33 इंस्क्रिप्शन का अगर हम देखें तो उसके अंदर कुछ मेजर रॉक एडिक्ट थे, कुछ उसमें आपका माइनर रॉक एडिक्ट थे, कुछ सेपरेट थे, कुछ पिलर के ऊपर थे, है ना। तो पिलर में भी कुछ मेजर थे कुछ माइनर थे। तो टोटल अगर हम देखें तो 5 पार्ट्स में जो है ये डिवाइड किया गया आपके जो 33 इंस्क्रिप्शंस थे किसके, अशोका के। ठीक है, इतनी सी बात समझ आती है। अगर हम बात करते हैं कि अब मेजर रॉक एडिक्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, वो मेजर रॉक एडिक्ट्स होते हैं अशोका की तरफ से जितने भी आए, क्योंकि 33 तो हम याद रख नहीं सकते हैं, है ना, तो मेजर वाले हमें याद रखने होते हैं। अगर मेजर रॉक रॉक एडिक्ट की बात करें तो टोटल 14 है। ठीक है, इन 14 में से कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे मेजर रॉक एडिक्ट नंबर 13 की बात करूं तो 13 में कहानी आती है कलिंगा की, यानी कि जो कलिंगा की विक्ट्री है, इसी के बाद जो है अशोका ने अपना बौद्ध धर्म को अपना लिया था, उसने अहिंसा के मार्ग पे चलने लग गया। तो ये चीज़ आपकी 13th मेजर रॉक एडिक्ट में बताई गई है। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है, याद रखिएगा अच्छे से। फिर अगर मैं आपसे बात करूं तो जो 14th वाला रॉक एडिक्ट है, इसमें बताया गया है कि हमने ये जो रॉक एडिक्ट लिखे हैं इनका पर्पस क्या है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन वैसे मेजरली पूछे जाते रहे हैं, ये दो तो आपको याद रखने ही है। 13th में कलिंगा विक्ट्री, 14th में था कि भैया पर्पस है क्या इनको लिखने का। हाँ चलो, अब ये दो तो आपको सेपरेटली याद हो गए। अब हम 1 से लेकर 12 तक की बात करेंगे। फर्स्ट वाले में यहाँ पे बात की गई है कि जो हम सेक्रीफाइस करते हैं, पहले सेक्रीफाइस किसका हुआ करता था, एनिमल का हुआ करता था। याद है ना, बाहुबली मूवी में भल्लाल देव जो है भैंसे का वहाँ पे सेक्रीफाइस करने आया था। तो फेस्टिव सीजन में जो भी आपका सेक्रीफाइस होगा एनिमल्स का, वो नहीं, उसके ऊपर क्या होगा, प्रोहिबिशन होगा। ये पहले वाले मेजर रॉक एडिक्ट में बताया गया है कि भैया सेक्रीफाइस एनिमल्स का नहीं करना है, जस्ट लाइक बाहुबली। ठीक है, तो अब आते हैं सेकंड वाले पे। क्यों बाहुबली की बात ऐड कर रहा हूँ, सो दैट आपके माइंड में घुसा रहे। रटोगे तो नहीं इन चीज़ों को, है ना, रटोगे क्या। सेकंड वाले में बात की गई है कि जो मेडिकल ट्रीटमेंट है ना, मेडिकल ट्रीटमेंट, चाहे वो आपका एनिमल का हो जाए चाहे वो आपका ह्यूमंस का हो जाए। ठीक है, इसमें अलग अलग लोगों का जो है साउथ इंडिया से मेंशन भी किया गया है, जैसे कि साउथ इंडिया के पांड्याज हो गए, और अपने जो केरला, अच्छा ये बताओ केरल पुत्राज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, केरल पुत्राज किसका दूसरा नाम है। ये भी मैंने, ये क्वेश्चन तो मैंने आपको आई गेस जो गोल्डन बुक से हिस्ट्री फेज 1 का टेस्ट लिया था उसमें भी पूछा था मैंने, केरल पुत्राज कौन है, बताओ फटाक से। थर्ड वाला अगर हम बात करें, थर्ड वाले में किसकी बात की गई है, तो जेनेरोसिटी टू ब्राह्मण्स, यानी कि जो ब्राह्मण वगैरह हैं उनको आपको क्या करना है, दान दक्षिणा देते रहना है। क्लियर है, धर्म के रास्ते पे आपको चलना है ब्राह्मण्स। ठीक है, थर्ड वाले में है। फोर्थ वाले में अगर हम बात करते हैं तो इसमें बात की गई है धम्म घोष की। ये क्वेश्चन भी काफ़ी आता है, धम्म घोष याद रखिएगा कि धम्म घोष कौन से मेजर रॉक एडिक्ट में है अशोका के, तो फोर्थ वाले में है। इस धम्म घोष का बच्चों मतलब होता है कि साउंड ऑफ राइचियसनेस, साउंड ऑफ राइचियसनेस, यानी कि आपका जो सच्चाई की आवाज़ है उसके बारे में इसमें बात की गई है कि जैसे कि जो गुलाम हैं उनके क्या राइट्स होते हैं, और जो धम्म घोष हैं उनको किस कैसे जो है अपना धर्म प्रचार करने के लिए अलग अलग राज्यों में भेजा गया। तो ये चीज़ें हैं धम्म घोष के बारे में, क्योंकि अब जब देखो जो बुद्धिज़्म था उसमें धम्मा की बात की जाती है। ठीक है, धम्मा का मतलब ही होता है राइचियसनेस। ठीक है, धम्मा जो है इसका मतलब होता है राइचियस। अब फिफ्थ वाले की बात करते हैं, तो भैया पांचवें वाले मेजर रॉक एडिक्ट में बात की गई है धम्मा महामंत्रास की। धम्मा, धम्मा महा मंत्रास।
महामंत्रास की, ठीक है। बस यही याद रखना है, इसकी डिटेल में नहीं जाना है। फोर्थ वाले में धम्मघोष है, फिफ्थ वाले में धम्म महामंत्रास है। अरे बोलो हाँ, इतनी सी बात याद रहेगी क्या? हाँ या ना? चलिए अगले वाले पे आते हैं, सिक्स्थ वाले की बात करेंगे। सिक्स्थ में क्या है कि यहाँ पे राजा क्या करता है, यानी कि जो भी किंग होता है वो जो भी लोग हैं उनकी कंडीशन के बारे में जानना चाहता है, जानने का इच्छुक होता है। डिज़ायर है किंग के अंदर कि लोग हमारे ठीक हैं या नहीं। ये चीज़ें आपकी सिक्स्थ वाले में हैं। सेवन्थ वाले की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो इसमें आता है कि आपके अंदर टॉलरेंस होनी चाहिए। अब क्योंकि आप देखो अलग अलग रिलीजन इंडिया में पहले से ही रहे हैं, तो टॉलरेंस टूवर्ड्स डिफरेंट रिलीजन, यानी कि जितने भी अलग अलग धर्म हैं सभी एक साथ जो है फले फूले। ऐसा नहीं है कि आपस में लड़ाई हो रही हो नेबरहुड के साथ भी। तो टॉलरेंस रखनी है सारे रिलीजन के लिए। ये था सेवन्थ वाले में। नाउ एट्थ वाले की अगर हम बात करते हैं, तो एट्थ वाला जो है अब एट्थ वाला देखो यहाँ पे एक तो आपने यही आपने देख लिया एट्थ वाले में, हाँ ये है ना धम्म यात्रास। तो धम्म यात्रास किस में है आपका? एट्थ वाले में। ये वर्ड याद रखिएगा। जहाँ जहाँ देखो मैंने आपको ऐसे ही एक वर्ड यहाँ पे ये बताया था, धम्म घोषा, धम्म महामंत्रास, तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे ही एट्थ वाले में क्या है? धम्म धम्म यात्रा के बारे में। धम्म यात्रा, अब बेसिकली ये धम्म यात्रा क्या थी ना, तो जब अशोक पहली बार बोध गया गया, अशोकाज फर्स्ट विजिट टू बोध गया, इसी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसे नाम दे दिया गया क्या? धम्म यात्रा, यानी कि राइटियसनेस की जर्नी। अरे बोलो हाँ, बात समझ में आती है क्या? ये अशोका की पहली धम्म यात्रा थी। इसके बारे में एडिक्ट नंबर 9 में लिखा हुआ है। अरे याद रखोगे ना? चलो नाइन्थ वाले की बात करते हैं। नाइन्थ वाले में जो है आपका मोरल कंडक्ट क्या होगा लोगों का, उसकी बात की गई है। ठीक है, मोरल कंडक्ट हो गया। अगर हम टेंथ वाले की बात करें, तो टेंथ में आ जाता है कि जो भी आप धम्म, ये जो आप राइटियसनेस की यात्रा कर रहे हो इसके बारे में फिलॉसफी दे रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ इंडिविजुअली अपनी डिज़ायर पूरी करनी है, अपने आप को पावरफुल बना लो, अपने आप को फेम ले लो, ग्लोरी ले लो। ये इसका नहीं होना चाहिए मतलब। बेसिकली ये टेंथ वाला इंपॉर्टेंट नहीं है ना। बस सुन लो ये क्या था। इलेवेंथ वाले की जो इंपॉर्टेंट है वो मैं अलग से बता देता हूँ, है ना, तो उनको याद रखना ही रखना है। इलेवेंथ वाले को देखो। इलेवेंथ वाले में आपको बताया गया है कि जो धम्म है, यानी कि ये जो राइचियसनेस है, जो जिसका हम यहाँ पे पाठ पढ़ा रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा बेस्ट पॉलिसी है। इसी को जो है सभी को फॉलो करना चाहिए। धम्म जो है बेस्ट पॉलिसी है, इसके बारे में लिखा गया है इलेवेंथ वाले में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ट्वेल्थ वाले में है आपका महामत्तास के बारे में। इसके बारे में है महामत्तास के बारे में। याद रखना, महामत्तास कौन से मेजर रॉक एडिक्ट में मेंशन्ड है? तो ये मेंशन्ड है महामत्तास की। भाई जो वुमन का वेलफेयर है उसको कौन देखेगा? तो जो महामत्ताज हैं वो इंचार्ज होते हैं वुमन वेलफेयर की। वुमन वेलफेयर। अरे बोलो हाँ, यहाँ तक की बात क्लियर है? हाँ या ना सुनाई देना चाहिए मुझे। अब आप कहीं भी बैठे हो, बट अगर आपको बात समझ आई है तो फटाक से हाँ बोलना है, अगर नहीं आई है तो क्यों नहीं आई है? हाँ, उल्टा लटकना चाहते हो क्या? अगले वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो ये कहानी याद रहेगी सारी मेजर और कैडेट की। अब देखो हमने आज काफ़ी सारी चीज़ों का जो पूरा का पूरा एरिया है उसको कवर किया है। एक बार इसको भी देख लेते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन आपसे? व्हेन वाज द तो खजुराहो डांस फेस्टिवल स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद मध्य प्रदेश कला परिषद। अच्छा जी, देखो ये ऐसा नहीं है कि अगर आप लोगों ने ना आर्ट एंड कल्चर को ध्यान से नहीं पढ़ा हुआ है तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन तो आउट ऑफ द ब्लू आ गया है। बट आउट ऑफ द ब्लू नहीं है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो खजुराहो डांस फेस्टिवल होता है ना बच्चों, ये होता है इस डांस फेस्टिवल में जितने भी क्लासिकल डांसेस हैं ना इंडिया के, उन सभी की परफॉर्मेंसेस होती हैं पूरे वर्ल्ड। जितने भी बेस्ट एक्सपोनेंट्स हैं इसके, यानी कि जो भी बेस्ट परफॉर्मर्स हैं, बेसिकली जितने भी बेस्ट परफॉर्मर्स हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, या फिर आप ऑल अराउंड इंडिया बोल लो। अब बेसिकली इंडिया के डांसेस हैं तो इंडिया के ही लोग आते हैं। बट इसमें मैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कई बार जो ऐसा भी होता है, कोई कोई नागरिकता बाहर की ले लेता है, बट वो होते इंडिया ओरिजिन के हैं, फिर वो आते हैं डांस परफॉर्म करने इंडिया में। ये चीज़ है, कंफ्यूज मत होना। तो जितने भी बेस्ट परफॉर्मर्स होते हैं हमारे क्लासिकल इंडियन डांसेस के,
क्लासिकल इंडियन डांसेस के वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं और अपनी अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। अब इसके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो भी आपका खजुराहो डांस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है, यानी कि जो डांसेस किए जाते हैं, ये एक ऑडिटोरियम में होते हैं जो कि आपका चित्रगुप्त चित्रगुप्त एंड विश्वनाथ विश्वनाथ ये जो दो मंदिर हैं, चित्रगुप्त टेम्पल और दूसरा विश्वनाथ टेम्पल, इन दोनों मंदिर के सामने परफॉर्म किए जाते हैं। ये क्वेश्चन आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, ठीक। और ये कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ बोले तो ये 1975 में आपका स्टार्ट हुआ था। और ये अब यहाँ पे लिखा ही हुआ है कि GOI प्लस जो मध्य प्रदेश कला परिषद है, ये दोनों मिलकर के ऑर्गेनाइज कराते हैं। इतनी सी बात क्लियर है क्या? चलो, अब इसी के आसपास जो है मिली जुले से कुछ और फेस्टिवल्स होते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर जो है TCS और पूछता रहता है। जैसे कि एक तो आपका हो गया तानसेन समारोह है। तानसेन समारोह ये तानसेन समारोह कहाँ होता है? तो ये होता है आपका बेहट में। बेहट जगह है ग्वालियर में, ग्वालियर जगह है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश है हमारे प्यारे भारत देश में। याद रखिएगा, बस इसमें इतना ही याद रखना है। तानसेन समारोह कहाँ होता है? तो बेहट ग्वालियर में होता है। अगर हम बात करते हैं एक और कहाँ लिखूं, हाँ, सवाई गंधर्व गन क्या लिख रहा हूँ यार, सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव, भीमसेन महोत्सव। तो ये हो, अभी देखो राइटिंग सबको समझ आ रही है ना? जिसने बोला राइटिंग समझ नहीं आ रही उसको उल्टा लटकाऊंगा। स्वामी गंधर्व भीमसेन महोत्सव, ये आपका, ये सबसे पहले तो ये किसने स्टार्ट किया था? ठीक है, तो ये स्टार्ट किया था पंडित भीमसेन जोशी ने। ठीक है, पंडित भीमसेन जोशी जी ने इसको स्टार्ट किया था। दूसरा इससे क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है करंट अफेयर से रिलेटेड कि इसका अभी कौन सा एडिशन हुआ है? तो इसका 68th एडिशन हुआ है रिसेंटली। कहाँ पे हुआ है? तो भैया पुणे में हुआ है। और ये 68th एडिशन, सॉरी मैं बोल रहा हूँ हुआ है, मतलब बेसिकली होगा, पहले से बोल रखा है कि ये होगा दिसंबर में। ठीक है, 12 दिसंबर के आसपास जो है ये होने वाला है। तो एक इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये पहले पूछा गया है क्वेश्चन। और यार आपका खजुराहो वाला हो गया, भीमसेन वाला भी हो गया। कहाँ पे होगा? ये पुणे में होगा, ये भी बता दिया। और क्या याद रखोगे? ठीक है, डांस फेस्टिवल में आपको यही 2-3 चीज़ें याद रखनी है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा अंदर नहीं घुसना होता। देखो चीज़ों को ये समझना है पहले TCS कितनी क्या चीज़ें पूछ रहा है। अगले वाले क्वेश्चन पे मूव ऑन कर जाते हैं। भाई क्या बोल रहा है ये? विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज प्रभात फेरी एसोसिएटेड? अरे भैया, प्रभात फेरी जो है कौन से फेस्टिवल से एसोसिएटेड है? तो ये तो ये अपना एसोसिएटेड होता है। देखो मैंने आपको दिवाली के बारे में सारी बातें बता रखी हैं, होली के बारे में बता रखा है, गांधी जयंती पे तो प्रभात फेरी होती नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका गुरुपूरब। गुरुपूरब जो है हम गुरु नानक जयंती को ही बोलते हैं। जिन्हें नहीं पता है नोट डाउन कर लो, गुरु नानक जयंती को ही क्या बोला जाता है? गुरुपूरब बोला जाता है। अब होता क्या है कि इसमें जो अमृत वेला होती है, अमृत वेला पे सभी लोग क्या करते हैं, जो प्रोसेशन है अपना प्रभात फेरी का, वो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली अराउंड 4 AM के लमसम होता है। तो ये किया जाता है गुरुपूरब में। और गांधी जयंती में यहाँ पे गांधी जी ने वैसे कई बार जोर तो दिया कि हमें प्रभात फेरीज करनी चाहिए, लोगों को जागरूक रहना चाहिए, बट हम ऐसा नहीं है कि ये फेस्टिवल है एक। ठीक है, गांधी जयंती हमारा फेस्टिवल नहीं बोल सकते हैं इसको। एक तरीके से इवेंट है आपका गांधी जयंती एक। ठीक है, ये हमारा, इसे ना हम इवेंट बोलते हैं। अब आप कहोगे सर ऐसे बोलते तो नेशनल फेस्टिवल है। हाँ, गांधी जयंती एक नेशनल फेस्टिवल ही है, बट ये काइंड ऑफ बेस्ड है एक इवेंट पे, क्योंकि कोई एक इवेंट हुआ है उस पे बेस्ड है। बट जब हम किसी त्योहार को मनाते हैं तो उसमें कई सारी प्रोसेशंस जो है उसमें रहती हैं, बट इसमें प्रोसेशंस नहीं होती इसमें बेसिकली गांधी जयंती में। तो आई गेस आपको थोड़ी सी बात समझ आई होगी। तो ये है अगले वाले क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं चलो फटाक से। Videshia is said to have originated from the village of Kutubpur, UP. Okay, people who used to leave the village and go to the city were known as Videshias. Find one such person was. अब देखो,
आप लोगों को ना ये क्वेश्चन जो अभी दिख रहा है वो ये है नहीं। इस क्वेश्चन की ब्यूटीफुलनेस यही है। आपको लग रहा होगा कि ये तो कुछ लोग होंगे जो कि गाँव छोड़ के शहर जाते थे, उनको विदेशिया बोल देते थे, लेकिन ना ये बहुत डीपली रूटेड है आपका आर्ट एंड कल्चर में। कैसे? ये जो विदेशिया है बेसिकली, ये जो हम विदेशिया बोलते हैं, ये एक प्ले होता है। बिहार के बच्चों को आई गेस पता होगा। प्ले होता है, ड्रामा होता है इसमें, और ये एक प्ले लिखा गया था भिखारी ठाकुर के द्वारा। ये है तो नाम यहाँ पे, भिखारी ठाकुर ने एक प्ले लिखा था, ड्रामा बोल सकते हो, थिएटर बोल सकते हो। तो ये जो है आपका बहुत ही प्रसिद्ध हुआ, विदेशिया नाम का प्ले। इसमें वुमन एम्पावरमेंट की बात की गई, माइग्रेशन की बात की गई, और इसी प्ले के अंदर जो लोग माइग्रेट करके गाँव छोड़ के शहर चले जाते थे ना, इस प्ले के अंदर बोला जाता था कि वो विदेशियाँ हैं। अब आप कहोगे सर ये कोई बात हुई क्या? कोई भी कल के दिन ये उठाएँगे प्ले और उसका क्वेश्चन दे देंगे क्या एसएससी वाले? ऐसा नहीं है। हुआ क्या कि ये प्ले बहुत ज़्यादा फ़ेमस हो गया विद द टाइम। आपका ये जो है बिहार में बहुत फ़ेमस हुआ, और धीमे-धीमे इसकी पॉपुलैरिटी इतनी हो गई कि जो फ़ोल्क थिएटर स्टाइल है ना, फ़ोल्क थिएटर स्टाइल, वो बन गया ये बिहार की। तो जैसे कि आप देखोगे अपना यूपी वगैरह में कई जगह क्या होता है, रामायण का प्ले थिएटर आर्टिस्ट जो है प्ले करते हैं। इतनी ही इम्पोर्टेंस है इसकी बिहार में विदेशिया की फ़ोल्क थिएटर में। जो रीजनल थिएटर होता है वहाँ पे विदेशिया की उतनी आप उस लेवल की इम्पोर्टेंस है। तो आई गेस अब आप जो है अपना समझ पा रहे होंगे। और ये प्ले सबसे पहली बार किया गया 1912 में। बहुत इम्पोर्टेंट है इसलिए। कोई भी चीज़ आउट ऑफ द ब्लू निकल के नहीं आती। हो सकता है कि अगर आपके 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 4-5 क्वेश्चन उसने एग्जामिनर को कुछ दिखा, उसने ऐसे ही डाल दिए हों, लेकिन बाकी चीज़ों का रिलेशन कुछ ना कुछ तो होता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर से कहीं ना कहीं किसी ना किसी से चीज़ें जो है रिलेट होके आगे बढ़ती हैं। इसलिए आर्ट एंड कल्चर में है क्वेश्चन। कई बच्चे बोल देते हैं ना कि सर ये तो पता नहीं कौन सा है ऐसा कि गांव के लोग शहर में आगे विदेशिया बोल दिया, अब क्या पता हमें किस कौन था ऐसा एक आदमी। तो ये वन सच पर्सन भिखारी ठाकुर, उसमें एक करेक्टर का नाम था। और ये भिखारी ठाकुर ही क्यों लिया? क्योंकि ये इन्होंने ही लिखा था। ही वॉज द राइटर ऑफ दिस प्ले। हाँ, तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है। तो आज का सेशन यहीं पे रखते हैं। अगला वाला सेशन आपका देखो अब मे बी कल ही आ जाए, ठीक है? तो फिलहाल इस सेशन को एंड करता हूँ। आई होप आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, और मेहनत करते रहिए, ठीक है? मेहनत करो, आगे बढ़ो, तभी आपका जो है सिलेक्शन होगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। कभी मोटिवेशन कम हो तो उसमें जो पिन्ड मैसेज रहते हैं, बच्चों की स्टोरीज रहती हैं, कैसे बच्चे, कोई बच्चा 0.01 से फेल होके फिर उसने मेहनत करी आगे बढ़ा है, वो देखो यार। वो आप लोगों की स्टोरीज हैं, वो आपके लिए ही हैं, उनसे ही मोटिवेट रहो। ये नहीं कि ये नहीं हो रहा मुझसे, वो नहीं हो रहा। अरे भाई, अभी आप लोगों से नहीं होगा तो किससे होगा? मैं नहीं तो कौन? ये होना चाहिए आपका एटीट्यूड। चलो, एंड करता हूँ इस सेशन को। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर एंड बाय बाय।